शुरू है। हाय बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं कल जो पढ़ा रहा था उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, कल जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो आज का चर्चा का विषय होगा वो संविधान के बारे में, तो हम थोड़ा बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और चर्चा करेंगे कि लिखित और अलिखित संविधान क्या है, रिटेन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। क्लियर? बारी बारी से इसे क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो कंसेप्ट को समझें, ठीक है। कंसेप्ट को समझें कि इसमें जो चीज समझने लायक है, क्लियर, कि देखिए रिटेन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। इसे लिखित, इसे अलिखित, क्लियर। इसके बीच में फर्क क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे आज, क्लियर। तो देखिए, इतना तो आपको पता ही है और आप यूज भी कर रहे होंगे आज के दौर में। और आप देखिए कि जब स्कूल के समय से ही आपके पास एक रफ कॉपी होती है और एक फेयर कॉपी होती है। एक एनालॉजी या सादृश्यता से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि एक रफ कॉपी होती है और एक क्या होती है, हमारी फेयर कॉपी होती है। अच्छा, फेयर कॉपी के अंदर नहीं, यदि मान लीजिए कि ये राज व्यवस्था से संबंधित है या पॉलिटी से संबंधित है, तो इसमें उस कॉपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप क्या लिखते हैं, पॉलिटी ही लिखते हैं, क्लियर। दूसरी तरफ यदि आपका रफ कॉपी है, नहीं, रफ कॉपी है, तो इसमें आप क्या लिखते हो कि मान लो कि अभी हिस्ट्री लिखा, नहीं, इतिहास लिखा, तो हो सकता है कि 10 पेज के बाद उसमें आप पॉलिटी लिख दें, राज्य व्यवस्था, या उसके बाद हो सकता है कि आप उसमें ज्योग्राफी लिखें और फिर से हो सकता है कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में लिखें। तो यहाँ पर जो चीजें होती है, ठीक है, वो संहिताबद्ध नहीं होती, मतलब एक तरीके से नहीं होता है। जबकि दूसरी तरफ जो लिखित संविधान है उसमें सब कुछ सिस्टमेटिक है। जैसे भारत का संविधान क्या है, लिखित संविधान है। और भारत का संविधान जब लिखित संविधान है तो हमने कल देखा था कि सबसे पहले प्रस्तावना, नहीं, उसके बाद 22 भाग हैं, क्लियर, 8 अनुसूची है, क्लियर। सब कुछ सिस्टमेटिक होता है, यहां पर प्रणालीबद्ध होता है, क्लियर। जैसे पार्ट 3 के अंदर हमने कल देखा था कि फंडामेंटल राइट है, तो पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट को ही रखा जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं रखा जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिए, पार्ट 4 के अंदर जैसे हमने देखा था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो सिर्फ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ही रखे जाएंगे, क्लियर। तो एक चीज आप ये समझिए कि जो लिखित संविधान होता या जो अलिखित संविधान होता, आप शब्द पे ना जाएं, दोनों ही लिखा हुआ होता है, क्लियर। ऐसा नहीं कि अनरिटेन या अलिखित है तो वो लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ दोनों ही है। जब लिखित संविधान की यदि चर्चा होती है तो वो बिल्कुल प्रणालीबद्ध तरीके से होता है, क्लियर, प्रणालीबद्ध तरीके से होता है। आप देखें कि हमारे पास कभी कभी मल्टी कलर वाली कॉपी होती है, अलग अलग कलर, कुछ पेजेस ब्लू, कुछ पेजेस येलो, कुछ पेजेस ग्रीन, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि अच्छा इस सेक्शन में पॉलिटी लिखना है, इस वाले हिस्से में ज्योग्राफी लिखना है, तो एक तरीके से होता है। वैसा ही हमारा क्या होगा, लिखित संविधान होगा। लेकिन अलिखित संविधान की बात की जाए तो रफ कॉपी जैसा होता है
हर चीज उसमें जो होती है वो हौच पौच होती है। सर पीडीएफ नहीं आता है। ओके, पीडीएफ आ जाएगा बच्चे, आ जाएगा बच्चे, क्लियर। आज से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ तो ये पॉइंट समझ में आ गया। आप लिख लीजिए, लिखित और अलिखित संविधान के बीच में जो सबसे बड़ा फर्क है, क्लियर, वो क्या है कि लिखित संविधान के अंदर लिखिए कि मैं लिखवा दे रहा हूं, लिखित संविधान प्रणालीबद्ध तरीके से लिखा जाता है, प्रणालीबद्ध तरीके से लिखा जाता है, क्लियर, पहली बात। दूसरी बात यदि देखें कि जो लिखित संविधान होता है, लिखिए, उसमें संविधान सर्वोपरि होता है। लिखिए, संविधान क्या होता? सर्वोपरि होता। फिर लिखें, लिखित संविधान संविधान सभा के द्वारा लिखी जाती है, क्लियर। दूसरी तरफ अलिखित संविधान, लिखिए, अलिखित संविधान लिखिए, अलिखित संविधान संहिताबद्ध नहीं होती है, अलिखित संविधान संहिताबद्ध नहीं होती है। लिख लिया? फिर लिखिए, लिखित संविधान, अलिखित संविधान संसद के द्वारा तैयार किया जाता है, क्लियर। लिख लिया? फिर लिखिए, अलिखित संविधान में संसद सर्वोपरि होता है, संसद सर्वोपरि होता है। लिख लिया? अब लिखित संविधान का उदाहरण लिखें। भारत और अमेरिका। लिख लिया? अलिखित संविधान या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का उदाहरण लिखें। यूके और न्यूजीलैंड, यूके और न्यूजीलैंड। देखिए, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता, सबसे पहले तो ये क्या होता है? कोडिफाइड या संहिताबद्ध होता है। संहिताबद्ध कहने का मतलब, मैं फिर से दोहराऊं, कि चीजें जो होती है बिल्कुल सिस्टम से एक प्रणालीबद्ध तरीके से होती है। क्या होती है? प्रणालीबद्ध तरीके से हर चीज बिल्कुल अरेंज होगी, हर चीज बिल्कुल अरेंज होगी। नाउ अब देखिए, दूसरी तरफ दूसरा जो पॉइंट है, इसमें इसे संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है। और जैसा कि कल मैंने बताया था कि संविधान सभा क्या है, कि वन टाइम अफेयर है। देखिए कि साउथ अफ्रीका में, क्लियर, जो चीजें हैं वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लियर, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर, क्लियर।
यहां देखिए कि संविधान सभा की यदि बात की जाए तो उसमें एक चीज आप ये ध्यान दीजिए कि ये क्या होगा, वन टाइम अफेयर। वन टाइम अफेयर कहने का मतलब इसको एक बार बनाया जाएगा, गठित किया जाएगा, संविधान इसने बना दिया, उसके बाद क्या हो जाता है, ये भंग हो जाता है। क्लियर? तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद इसमें क्या होता, संविधान सर्वोपरि होता, यानी कि सबसे ऊपर होता है। ठीक है? जैसे भारत के संविधान की यदि बात की जाए तो भारत के संविधान के हिसाब से हमने न ही कार्यपालिका को, जैसा कि कल मैंने बताया था, ना ही विधायिका को, ना ही न्यायपालिका को यानी जुडिशरी को, ना ही हमने एग्जीक्यूटिव को, ना ही लेजिस्लेचर को और ना ही जुडिशरी को, इनमें से किसी को भी हमने सर्वोच्च स्थान नहीं दिया है। सर्वोच्च स्थान हमने किसको दिया है, संविधान को दिया है। और सर्वोच्च स्थान कहने का मतलब इसके मुताबिक ही सारे क्या होंगे, कानून होंगे, एक्ट होंगे। ठीक है? और जितने भी परंपरा है, ठीक है, अधिनियम है, विधि है, ये सब कुछ इसके हिसाब से होगा। क्लियर है पॉइंट यहां तक? बिल्कुल। आप अब्दुल गनी साहब, बच्चे कल आए थे आप क्लास के अंदर? ये बता देना, कल मैंने थोड़ी चर्चा की है। ठीक है? उससे आगे मैं बढ़ा रहा हूं और बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं आपको। क्लियर? देखिए, इसके बाद एक चीज आप ये समझिए कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है या जो अलिखित संविधान होता है, अलिखित, इसमें चीजें क्या नहीं होती है, संहिताबद्ध नहीं होती। संहिताबद्ध कहने का मतलब कोडिफाइड नहीं होता, और कोडिफाइड नहीं होने का मतलब ये सिस्टेमेटिकली अरेंज्ड नहीं होगा, मतलब सलीके से नहीं होगा। आम बोलचाल की भाषा में लिख दूं कि सलीके से नहीं होगा। क्लियर? और यहां पर संसद के द्वारा, ध्यान देना, किसके द्वारा, संसद के द्वारा, ठीक है, जो भी कानून बनाया जाता और वो कानून क्या होता, संविधान का हिस्सा हो जाता। क्लियर? भारत में जहां पर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, साउंड कम आ रहा है, जस्ट ए मिनट। अब आ रही है आवाज? प्लीज कंफर्म करें। ओके, आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए आप बता देना आवाज आ रही है या नहीं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जहां पर अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है उस जगह पे आप समझिए कि संविधान का ही हिस्सा कानून भी होता है। क्लियर? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान अलग होता है और कानून अलग होता है। जैसे भारत में, ध्यान देना, भारत में आप देखिए कि जो संविधान है वो अलग है और संसद जो कानून बनाती है वो क्या है, अलग है। समझ आ गई बात? दूसरी तरफ आप अलिखित संविधान के अंदर, जो संविधान सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है, तो जैसे यूके के अंदर या न्यूजीलैंड के अंदर, ध्यान देना,
जैसे ही कोई कानून बनाई जाएगी वो संविधान का हिस्सा हो जाता है। क्लियर? संविधान का क्या हो जाता है? हिस्सा हो जाता है। तो ये फर्क है लिखित और अलिखित संविधान के अंदर। अब दूसरा, इससे कोई प्रश्न है? बताओ ना कि लिखित संविधान क्या होती है, अलिखित संविधान क्या होती है? ये क्लियर है सभी को बच्चे? गुड। तो चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूं। लिखित और अलिखित संविधान के बाद दूसरा जो हमारा है, क्लियर, वो क्या है कि जो रिजिड और देखिए दूसरा क्या है, रिजिड या इसे नम्य या लचीला कहते हैं, नहीं, और कठोर, और दूसरी तरफ क्या है, फ्लेक्सिबल यानी कि नम्य और लचीला कहते हैं। दूसरा ये फर्क समझने की कोशिश करेंगे। सर कौन बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में देश देखिए मैं फिर से बता रहा हूं कि लिखित संविधान में क्या होता है कि संविधान अलग होता है, वो संविधान सभा बनाती है, पहली बात। और जो वहाँ अधिनियम या कानून है लिखित संविधान के अंदर, वो संसद बनाती है, जो कि अलग होता है। वहाँ पर संविधान और कानून अलग होता है। लेकिन जो अलिखित संविधान है, जैसे कि यूके के अंदर है, न्यूजीलैंड के अंदर है, वहाँ पर जो संसद कानून बनाती है वो संविधान का हिस्सा हो जाता है। क्लियर है ये पॉइंट अब्दुल गनी? गुड। अब देखिए कि रिजिड और फ्लेक्सिबल की चर्चा कर लें थोड़ी सी। देखिए रिजिड क्या होते हैं, आप समझते ही हो, जिसको बदलना मुश्किल हो, जिसको बदलना क्या हो, मुश्किल हो, ध्यान दीजिए। और दूसरी तरफ जिसको बदलना क्या हो, आसान हो, नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल कहते हैं। इंसान के अंदर भी तो यही बात होती है ना, कि यदि कोई इंसान समय के साथ बदल जाए तो कहा जाता है कि वो लचीला है, और जो न बदले तो उसको क्या कहा जाता है, कठोर कहा जाता है। अच्छा, एक चीज आप देखिए कि जो संविधान के अंदर जो बदलाव होगा, क्लियर, और कठोर क्या है, नहीं, और लचीला क्या है, इस चीज को समझने के लिए पहले हमें 3-4 चीजों को समझना होगा, और फिर मैं इस बिंदु पे आऊंगा, ठीक है। और इसको समझने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वो समझना क्या है, मेजॉरिटी या बहुमत। क्लियर? क्या है, मेजॉरिटी और बहुमत। यहां पर थोड़ी सी चीजें कंसेप्ट वाली है, ठीक है। हाँ, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, मेजॉरिटी में हम और आप अलग अलग तरह के मेजॉरिटी को समझने जा रहे हैं। एक क्या होता है हमारा कि सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा हमारा होता है, क्लियर, जिसे साधारण बहुमत कहते हैं, क्लियर। दूसरा क्या होता है हमारा कि इफेक्टिव मेजॉरिटी, जिसे कहते प्रभावी बहुमत, क्लियर। इसके बाद एक होता है हमारा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी कि पूर्ण बहुमत। और लास्ट में हमारा होता है एक स्पेशल
मेजॉरिटी यानी कि विशेष बहुमत। चलिए, तो इस चार चीज को लिखिए, ठीक है, कि ये चार तरह की क्या होती है, मेजॉरिटी होती है। पहले ये लिख लीजिए। नहीं, मैं लिखित और मैं नम्र और अनम्र, लचीला या कठोर, ठीक है, फ्लेक्सिबल, इसको समझाने के लिए सबसे पहले आपको मेजॉरिटी समझा देता हूं, तब जाके वो चीजें आपको बिल्कुल बेहतर समझ में आएगी। तो इसे लिख लीजिए। ओके, चलिए, सबसे पहले, और इसमें थोड़ा कंसेप्ट है, मैं बिल्कुल स्लो हो जाता हूं और एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जहां पर नहीं आएगा तुरंत अभी कमेंट करना, मैं देन एंड देयर उसको सुलझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि सिंपल मेजॉरिटी क्या हो। नहीं, देखो, जैसे ही मेजॉरिटी या बहुमत कहा जाए, क्लियर, और इसमें भी साधारण बहुमत, क्लियर, तो एक चीज ध्यान दीजिए कि 50% प्लस 1, ठीक है, 50% प्लस 1। देखिए कि हमारी लोकसभा में, ध्यान देना, हमारी लोकसभा में आज की तारीख में कितने सदस्य हैं, 543 सदस्य। कितने सदस्य हैं, 543 सदस्य है, क्लियर। ध्यान देना, मान लेते हैं आज 500 ही सदस्य आए, क्लियर, यानी कि प्रेजेंट कितने हैं, 500, नहीं, उपस्थित कितने हैं, 500। अब इस 500 में से मान लो कि किसी प्रस्ताव पे वोट करने की जरूरत है, जस्ट ए मिनट, एक्सक्यूज, जस्ट ए मिनट, लेट मी रीड द कमेंट। ये इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग कर दीजिए। सर, ये जो चैप्टर चल रहा है सिर्फ भूमिका बना रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, नोट्स में कैसे लिखें, ठीक है। देखिए, नोट्स में आप ऐसे ही लिखिए। मैं बता रहा हूं कि संविधान क्या है, मैं बता रहा हूं कि संविधान अलग अलग तरीके के होते हैं, एक लिखित और अलिखित। जैसे लिखवा रहा हूं आप वैसे ही लिखते जाइए, ठीक है। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि लचीला संविधान क्या है, कठोर संविधान क्या है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि संघीय संविधान क्या होता है और एकात्मक संविधान क्या होता है। जैसे मैं बताता जा रहा हूं आप वैसे ही नोट्स में लिखते जाइए, ठीक है। और इस चीज पे फोकस कीजिए कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर, ये ज्यादा बेहतर। देखिए, तो मैं आपको क्या समझा रहा था, सिंपल मेजॉरिटी। ध्यान देना, आज के डेट में हमारे लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 543 सदस्य। मान लीजिए कि लोकसभा की कोई बैठक होती है, नहीं, किसी चीज पे चर्चा होती है, मान लो, क्लियर, कोई प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव को पारित करने के लिए वोटिंग होगी, तभी तो प्रस्ताव पारित होगी ना, वरना वोटिंग नहीं होगी तो प्रस्ताव पारित होगी नहीं, क्लियर। तो इसमें उसको पास करने के लिए ना अलग अलग तरह के क्या है, मेजॉरिटी होती है। क्या होती है, अलग अलग तरह की मेजॉरिटी होती है। उन मेजॉरिटी को समझ लेते हैं। जब आप इस मेजॉरिटी को समझ लेंगे ना, तो ये समझ पाना आपको बिल्कुल आसान होगा कि कठोर संविधान क्या होता है और लचीला संविधान क्या होता है।
जो आसानी से बदल जाएगा उसको क्या कहेंगे, लचीला संविधान कहेंगे। जो मुश्किल से बदलेगा उसको क्या कहेंगे, कठोर संविधान कहेंगे। ये देखिए, ये मैं अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, ठीक है। ओके, तो ध्यान दीजिए, 500 सदस्य आज आए। इस 500 सदस्य में से ध्यान देना कि सिर्फ 400 सदस्य ने क्या किया, वोट किया। नहीं तो यदि मैं बोलूं कि प्रेजेंट और वोट करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है, जो प्रेजेंट भी हों और वोट भी कर रहे हैं, वो कितने हैं, 400 हैं, ठीक है। वो कितने हैं, 400 हैं। अब जो साधारण बहुमत होता है वो क्या होता है कि जो प्रेजेंट है, जो उपस्थित है और जिसने वोट भी किया, उसका आधा जमा 1, यानी कि कितने हो गए, 200 जमा 1, 201। ये पॉइंट क्लियर है। इस चीज को क्या कहेंगे, साधारण बहुमत कहेंगे। बताना बच्चों। ओके, तो इसको लिख लीजिए, साधारण बहुमत लिखिए, उपस्थित एवं मत डालने वाले सदस्यों का आधा प्लस 1, आधा प्लस 1। ध्यान दीजिए, ये लिख लीजिए, सभी लोग लिखो इसको। ओके, चल, तो साधारण बहुमत समझ में आ गया, क्लियर। अब देखिए कि अब इस साधारण बहुमत की जरूरत कहां पर होती है, ठीक है। साधारण बहुमत की जरूरत कहां पर होती है, ये ध्यान देना कि मान लो सरकार बनाना है। अभी किसकी सरकार है, मोदी जी की, क्लियर, ध्यान देना। और सरकार कैसे बनता, जब लोकसभा में जो कुल उपस्थित एवं मत डालने वाले सदस्य हैं, उनका आधा जमा 1 हो, क्लियर। उनका क्या हो, आधा जमा 1 हो। ध्यान देना, उनका क्या हो, आधा जमा 1 हो। एक चीज समझिए इसमें कि आज की तारीख में कितने सदस्य हैं, 543 सदस्य, क्लियर। मान लेते कि सारे ही आ गए और सभी ने वोट डाल दिया, तो 543 का आधा जमा 1 कितना होगा, 273। जिस व्यक्ति के पास ये 273 सदस्य होंगे, ओके, चलिए 273 सदस्य होंगे, उनकी क्या बनेगी, सरकार बनेगी, क्लियर। ध्यान देना, कम से कम इतने सदस्य होंगे,
कितने, कम से कम, नहीं। अब ध्यान दीजिए, और वो भी कहां पर, लोकसभा में। और ये क्या हो गया आपका एक एग्जाम्पल किसका, साधारण बहुमत का। क्लियर, साधारण बहुमत का। वैसे पिछला स्लाइड नहीं लिख पाए, लिखिए। ओके, चल नेक्स्ट ये लिखिए उदाहरण। अच्छा, इस चीज को यहीं पे एक समझिए, इस चीज को जो क्या कहा जाता है, ठीक है, मैजिक फिगर। पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक है, कि जादुई आंकड़ा किसे कहते हैं। क्लियर। तो सरकार बनाने के लिए जितने सदस्य चाहिए कम से कम, उसको जादुई आंकड़ा कहते हैं। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। चलिए, जब आप सिंपल मेजॉरिटी समझ पाए हैं तो एक चीज अब समझते हैं, क्या दूसरा जो हमारा प्रकार था वो क्या था, इफेक्टिव मेजॉरिटी। सिर्फ समझने पे फोकस करें, और इसे कहते हैं हिंदी में प्रभावी बहुमत। इसे क्या कहते हैं, प्रभावी बहुमत। ध्यान देना, ब्लैक ब्लू कर लीजिए। चलिए जी, ब्लैक ब्लू कर लेते हैं, ब्लैक ब्लू कर लेते हैं। चलिए, इफेक्टिव मेजॉरिटी या प्रभावी बहुमत। पहले कंसेप्ट को समझना। मान लीजिए कि क्लास के अंदर बैठने की क्षमता 100 है। कितनी है, 100 सीटें, नहीं। लेकिन मान लेते हैं कि एडमिशन जो लिया बच्चों ने वो 80 बच्चों ने लिया। क्लियर। तो 20 जो सीटें हैं वो क्या हो गई, रिक्त हो गई, खाली है। ये क्या है, खाली है। अच्छा, खाली होना और उपस्थित होना दो अलग, अनुपस्थित होना दो अलग चीजें, नहीं। अनुपस्थित क्या है कि वो आज नहीं आया। क्लियर। और खाली होना या रिक्त होना है, कहने का मतलब उस सीट पे कोई चुन के आया ही नहीं है। क्लियर। तो मैं जो बात कर रहा हूं यहां पर रिक्त की बात कर रहा हूं। मान लीजिए, एग्जाम्पल से समझें कि 543 कुल सदस्य हैं कहां पर, लोकसभा के अंदर। 543 क्या है, कुल सदस्य हैं लोकसभा के अंदर। उसमें से मान लीजिए कि 3 सीट जो है वो क्या है, वैकेंट है, नहीं, हिंदी में रिक्त है। तो यहां पर कितना आया आंकड़ा हमारा, 540। क्लियर। इसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेंथ या प्रभावी सीट। मैं फिर से दोहराऊं, कुल सदस्यों की संख्या में से जब रिक्त सीट या वैकेंट सीट को माइनस कर लेते तो उसको क्या कहा जाता है, प्रभावी बहुमत कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट। अब इस प्रभावी बहुमत का ध्यान दीजिए, इस प्रभावी बहुमत का ये जो प्रभावी सीट है, क्लियर, नहीं, कुल माइनस रिक्त,
नहीं, इसका बहुमत क्या होता है? प्रभावी सीट बटा 2 जमा 1। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं आपको। मान लो, ठीक है, टोटल सीट कितनी है? 543। इसमें से वैकेंट या रिक्त कितनी है? तो मान लेते हैं 3। आया कितना हमारा? 540। क्लियर? इस चीज को क्या कहेंगे? प्रभावी सीट या इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब ये जो फिगर आया, इसका आधा जमा 1 क्या कहलाएगा? हमारा प्रभावी बहुमत। ये पॉइंट क्लियर है? पहले रिफ्लेक्ट करें। कुल सीटों की संख्या में से रिक्त को माइनस कर दीजिए, जो कुछ भी आ गया उसका आधा जमा 1 ही क्या होता है? प्रभावी बहुमत होता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी होता है। क्लियर है? फटाफट कमेंट कीजिए। सिर्फ y लिख दो। चलिए, अब देखिए, इसके उदाहरण को समझते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। नहीं, जो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। क्लियर? लिखिए। क्लियर है? अब देखो, तो दो अब तक समझ में आ चुका आप लोगों को कि साधारण बहुमत क्या है, प्रभावी बहुमत क्या होता है। अब मैं जो तीसरा आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है आपका, देखिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। क्लियर? यानी कि पूर्ण बहुमत। अच्छा, पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण ही होते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगी, कोई शर्तें लागू नहीं होगी। क्लियर? इसका सीधा क्या है कि कुल सदस्य डिवाइड करें 2 से और जमा 1 कर लें। ठीक है? यानी कि कौन आया, कौन आके वोट डाल रहा है, उस सबसे कोई फर्क नहीं। कितनी सीटें रिक्त है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? सीधे तौर से आप जानिए कि टोटल 543 सदस्य हैं। ठीक है? उसको 2 से डिवाइड कर लो, जमा 1 कर लो। नहीं, ये क्या होता है? आपका पूर्ण बहुमत होता है। ध्यान दीजिए, एक चीज यहां पर समझना कि सरकार बनाने के लिए तो वैसे उपस्थित और वोट डालने वाले का आधे से जमा 1 चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जिस दिन बहुमत का परीक्षण होता है, जांच होता है, उस दिन सारे के सारे आते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा कि एब्सेंट होगा उस दिन, और सारे वोट डालेंगे। ठीक है? तो
कहने को ये है कि साधारण बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो जाती है, पूर्ण बहुमत हो जाती है। ये पॉइंट क्लियर है, बताना बच्चों। तो हमारा क्या है, क्लियर हो चुका अभी तक कि साधारण बहुमत क्या है, प्रभावी बहुमत क्या है और पूर्ण बहुमत क्या है। लिखिए। ओके, फिर से समझिए। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं और बिल्कुल स्थिर से समझने की कोशिश कीजिए। साधारण बहुमत और इधर लिखता हूं पूर्ण बहुमत। नहीं, ये क्या था, प्रेजेंट एंड वोटिंग का आधा जमा एक, और ये क्या है, टोटल का आधा जमा एक। नहीं, मान लो 543 में से आज ये टोटल है, इसमें से आज 500 ही आए। नहीं, 500 में से 400 ने ही वोट दिया, तो इसका आधा जमा एक यानी कि 201। ध्यान देना, जबकि इसमें क्या होगा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सा सीट खाली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देना, यहां पर कुल 543 सदस्य हैं, उसका आधा जमा एक यानी कि 273। ये समझ में आ गया, क्लियर। यदि हो सकता है 543 में से आज 100 ही आए, क्लियर, नहीं 100 में से 90 ने ही वोट दिया, तो 90 का आधा जमा एक होगा, ये क्या होगा, साधारण बहुमत। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको थोड़ा हटाइए तो क्या, यदि साधारण बहुमत में सरकार बनती है तो बहुमत साबित कितने टाइम सरकार गिर जाएगी, आज आगे क्या होगा। चलिए, ये आपने थोड़ा आगे का प्रश्न पूछा है, ठीक है। देखिए, सरकार का जब तक लोकसभा में, ध्यान देना, सरकार का जब तक लोकसभा में ये बहुमत बना रहेगा, क्लियर, ये बहुमत बना रहेगा, तब तक सरकार बनी रहेगी। ध्यान देना, जिस क्षण ये इससे कम हो गए ना, इससे कम हो गए ना, उस क्षण सरकार गिर जाएगी, क्लियर। तो वैसे आपको पता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है, 5 साल का होता है। तो सरकार क्या रहती है, अमूमन 5 साल तक बनी रहती है। लेकिन मान लो कि उसके कुछ सदस्य जो हैं रिजाइन कर गए, ठीक है, नहीं दूसरे दल में शामिल हो गए, तो उनको दल बदल कानून के तहत हटा दिया जाता है। तो सरकार बहुमत से क्या हो जाती है, अल्पमत में आ जाती है। और जैसे ही बहुमत से अल्पमत में आ जाए ना, तो या तो प्रधानमंत्री खुद से इस्तीफा दे दें या राष्ट्रपति उनको क्या कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया। और बाकी का जब मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ाऊंगा, तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो कृष्ण कुमार, ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों का। अब देखो, चक्कर क्या है कि हमें चाहिए ये, लेकिन उस दिन तो सारे के सारे आएंगे, कोई भी ऐसा होगा नहीं कि नहीं आएगा, क्लियर, सारे के सारे आएंगे। तो कहने को ये चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये करना पड़ता है सरकार में बने रहने के लिए या बनाने के लिए। ये पॉइंट क्लियर है आप सभी लोगों का। कोई डाउट है तो पूछिए। मैं ओके, किसी को भी कोई दिक्कत हो फटाफट रखो अपनी बात को। ओके, चलिए अब देखिए,
यदि ये 3 चीज समझ में आ गई तो अब मैं सबसे कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड या जटिल वाले हिस्से में जा रहा हूं, और बिल्कुल ध्यान रखना, एक एक चीज को समझने की यहां पर कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए जब बात होती है किसकी, स्पेशल मेजॉरिटी की, देखो बच्चे ऐसा है ना कि जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ाने दो, क्लास के अंत में 10 मिनट अलग से दूंगा। ठीक है, आप लोगों की जो भी क्वेरी जिस भी चैप्टर से होगी आप, लेकिन मैं फिर भी चूंकि आपने निभा बच्चे आपने पूछा है तो मैं 1 मिनट बता दे रहा हूं और फिर इस पे आते हैं। देखिए एक 10वां अनुसूची है, उसमें दल बदल कानून है। ठीक है, क्या है बच्चे, दल बदल कानून है। दल बदल कानून में यह है कि यदि किसी भी पार्टी के, मान लो कि बीजेपी के अंदर कितने हैं, 100 सदस्य, ठीक है, 100 सदस्य में से 2/3 क्या हो गए, अलग हो गए। क्लियर, मान लेते 1 सेकेंड के लिए बीजेपी के जो अमित शाह जी हैं, ठीक है, नहीं, इन्होंने क्या कर दिया, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, किसी की भावनाएं प्रभावित ना हो, आहत ना हो। ठीक है, समझना कि अमित शाह जी ने क्या किया कि बीजेपी से 2/3 यानी कि 67 सदस्यों को अलग कर लिया, बोला कि नहीं जी हम मोदी जी को समर्थन नहीं करेंगे। क्लियर, तो 100 में से यदि 67 यानी 2/3 अलग हो गया, तब तो इनकी सदस्यता बची रहेगी। क्लियर, सदस्यता बची रहेगी। लेकिन यदि 2/3 से कम, मान लो 60 सदस्य, यानी 60 के 66 सदस्य भी अलग होते हैं ना, तो इनकी सारी की मान्यता खत्म हो जाएगी और ये विधायक या सांसद नहीं रहेंगे। क्लियर, बाकी का मैं जब आप लोगों को दल बदल कानून बताऊंगा ना पार्लियामेंट के अंदर, एंटी डिफेक्शन लॉ, तो मैं चर्चा करूंगा विस्तार से। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ऐसे प्रश्नों के लिए क्लास के अंत में मैं 10 मिनट आपको समय दूंगा, आप लोग रखना। ठीक है, अभी तत्काल किस पे आते हैं बच्चों, कि स्पेशल मेजॉरिटी पे। किस पे, स्पेशल मेजॉरिटी पे, या जिसे कहते हैं विशेष बहुमत। और बिल्कुल स्थिर से समझने की कोशिश करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। देखिए विशेष बहुमत जैसे कहा जाए ना, तो समझना 2/3। क्लियर, अच्छा 2/3 भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। सरकार बने रहने के लिए सिंपल मेजॉरिटी बट फॉर कॉन्फिडेंस मोशन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए सर। ठीक है सर, क्लास कंटिन्यू रखिए, लास्ट में सारी प्रॉब्लम। वेरी गुड, ठीक है, हाँ सारे पूछ लेना ना, अदरवाइज। ठीक है, देखो मैं ये आपको बता दूं कि चाहिए तो साधारण बहुमत ही होता है। क्लियर, लेकिन चूंकि उस दिन सारे के सारे सदस्य आते हैं, तो वो साधारण बहुमत व्यवहारिक तौर से क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो जाती है। क्लियर, अब देखिए विशेष बहुमत की यदि बात की जाए तो समझना, अब इधर ध्यान दो, बाकी के चैप्टर से जो क्वेरीज होगी बाद में पूछ लेना। देखिए ठीक है, ध्यान देना। देखिए आर्टिकल 249, अब यहां पर मैंने क्या कहा आपको कि जैसे ही साधारण बहुमत है उसका एक ही मतलब है 2/3, लेकिन 2/3 भी तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। क्लियर, और उसके हिसाब से विशेष बहुमत को क्या किया गया, 4 हिस्सों में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, आर्टिकल 249 वाला, आर्टिकल 368 क्लॉज 1 वाला, इसे अनुच्छेद कहते हैं हिंदी में, कल ही बताया था,
इसे अनुच्छेद 368(2) और अनुच्छेद 61। क्लियर है पॉइंट? ये 4 है, लिख लो इससे पहले, तो लिखिए। चलिए, तो अब मैं बारी बारी से आता हूं। सबसे पहले आर्टिकल 249 या अनुच्छेद 249। देखिए, कल ही हमने चर्चा की कि एक क्या होगा, केंद्र सरकार, नहीं, एक क्या होगा, राज्य सरकार, नहीं, और एक क्या होता है, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो 3 लेवल होते हैं, 1, 2 और ये 3। जैसे घर में दादाजी हैं, पिताजी हैं और बेटा जी हैं, यही तो होता है 3 पूछते। ठीक है, 3 जनरेशन, समझना। वैसे ही हमारे देश में भी क्या है, एक केंद्र है, एक राज्य है और एक स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन में क्या आता, हमारा पंचायत, समझो, और स्थानीय स्वशासन में ही हमारा क्या आता, नगर पालिका। नहीं, नगर पालिका कहाँ पर होगा, शहर में, नहीं, और पंचायत कहाँ पर होगा, तो गांव में। ये पॉइंट क्लियर है? अब देखो, अच्छा, घर के अंदर भी आप देखते होंगे, दादाजी का कुछ काम है, पिताजी का कुछ काम है और आपका कुछ और काम होता है। मतलब घर के अंदर भी कामों का बंटवारा होता है। अच्छा, यदि सब काम सभी कोई करे तो फिर क्या होगा, आपस में लड़ाई हो जाएगी, हाँ या ना? इसीलिए कामों का बंटवारा होता है। ठीक इसी ढंग से यहाँ पर भी कामों का बंटवारा होता है। क्लियर? अच्छा, हमारे संविधान के अंदर एक, पहले समझो फिर लिखना, 7वीं अनुसूची है। क्लियर? 7वीं अनुसूची के अंदर क्या है, एक यूनियन लिस्ट है, नहीं, संघ सूची। आप इसकी तुलना जो है किससे कर सकते हैं, दादाजी से कर सकते हैं। दूसरा क्या है हमारा, कंकरेंट लिस्ट, जिसको हिंदी में समवर्ती सूची कहते हैं। क्लियर? और उससे पहले, एक मिनट, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेट लिस्ट, सॉरी, राज्य सूची, राज्य सूची, और एक क्या है हमारा कंकरेंट लिस्ट, जिसको कहते हैं समवर्ती सूची। क्लियर? समवर्ती सूची। एक को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं, इस चीज को कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए, अब देखिए, यूनियन लिस्ट क्या है, दादाजी जैसा, नहीं, स्टेट लिस्ट क्या है, पिताजी जैसा। क्लियर? मतलब यूनियन लिस्ट के अंदर या संघ सूची के अंदर कानून जो है ना, कौन बनाती है, संसद बनाती है। क्लियर? राज्य सूची के अंदर जो कानून है वो कौन बनाती है, राज्य की जो विधायिका है, यानी कि विधानसभा, विधान परिषद। और कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची के अंदर कानून दोनों ही बनाती है, संसद जमा राज्य विधायिका, दोनों ही बनाती है। तो फिर से समझिए मैं क्या बता रहा हूं कि विषयों का क्या है, बंटवारा है। ठीक है,
विषयों का क्या है, बंटवारा है। ठीक है, एक लिस्ट है जिसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, सूची है, और उसमें जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, क्लियर, जैसे रक्षा, इसके ऊपर कानून संसद ही बना सकती है। जैसे बीमा, जैसे बैंकिंग, इसके ऊपर कानून सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकती है, संसद बना सकती है। एक लिस्ट है, कौन सा, राज्य सूची, इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधायिका का होता है। किसका होता है, राज्य के विधायिका का होता है। नहीं तो जैसे कृषि के ऊपर ध्यान दीजिएगा, वो कानून कौन बनाएगी, राज्य की विधायिका। और एक क्या होता है, संवर्ती सूची, जिसके ऊपर कानून संसद भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है, जैसे शिक्षा, एजुकेशन, ध्यान देना। लेकिन अब आपके दिमाग में एक प्रश्न हो सकता है आया होगा, और या नहीं भी आया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि सर एक तरफ केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया, एक तरफ राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया, और केंद्र सरकार जो कह रही है उसका ठीक उलट राज्य सरकार कह रही है। तो फिर एक इंसान किस कानून को फॉलो करे, केंद्र सरकार वाले कानून को या राज्य सरकार वाले कानून को? तो इसमें आप एक चीज ध्यान देना कि यदि संवर्ती सूची के अंदर दिए गए विषयों के ऊपर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना दिया, और उसमें यदि टकराव की स्थिति है, तो किसकी चलती है, केंद्र की चलती है। किसकी चलती है, केंद्र की चलती है। हाँ, वन है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, क्लियर, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए नाउ। तो ये पॉइंट क्लियर है कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, और संवर्ती सूची क्या है। पहले ये बताओ हाँ या ना, तब मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा। ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है? फटाफट में कमेंट करो, यस या नो। हाँ, एजुकेशन को देखो संवर्ती सूची में इसलिए रखा गया है कि जैसे शिक्षा जो है ना, अब संविधान के अंदर एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जो प्राइमरी स्कूल लेवल तक का जो है ना, वो उसकी, और खास करके भाषाई अल्पसंख्यक हो, ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक समझिए कौन सा है, कि जैसे यूपी में आप चले जाएं तो जो भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं उनकी मेजॉरिटी तो है नहीं, तो ऐसे ही भाषाई अल्पसंख्यक लोगों के जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी स्कूल लेवल तक की जो शिक्षा है उसी भाषा में दी जाए, ऐसी व्यवस्था है। ठीक है, तो स्थानीय जो जरूरत है, वहां की जो जरूरत है, उस राज्य की जो जरूरत है, वो क्या है, राज्य को पता है। लेकिन साथ में ये भी देखने की जरूरत है कि पूरे भारतवर्ष में जो शिक्षा के तौर तरीके हैं वो मोटे तौर से एक जैसे हों, और इसी कारण से इसको क्या रखा गया है, संवर्ती सूची में रखा गया। ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे आपका? जो डाउट था आपने पूछा कि शिक्षा को संवर्ती सूची में क्यों रखा गया। चलिए, इस हिस्से को लिख लिया आप लोगों ने। अब मैं आता हूं एक्चुअल में अनुच्छेद 249 में। ठीक है, बच्चे मैंने क्या बोला है, आप लोग सारे प्रश्न रखिए, नहीं लेकिन जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ना उससे संबंधित रखिए, और बाकी के प्रश्नों के लिए मैंने बोला है कि क्लास के अंत में 10 मिनट अलग से समय दूंगा, आपको जो भी पूछना होगा पॉलिटी में पूछ लेना। ठीक है, अब जैसे अभी मैं रिजर्वेशन या आर्टिकल 14 क्लॉज 4 या 16 क्लॉज 4 सॉरी 15 क्लॉज 4 16 क्लॉज 4, ठीक है, ये सब बताना शुरू करूं तो फिर दिक्कत आएगी। नहीं, आप लोगों को मैं तो बता जाऊंगा लेकिन आपका रिदम टूटेगा। क्लियर, बस ये अनुरोध है कि जो भी क्वेरीज है जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे पढ़े, वो क्लास के अंत में रखिए। ठीक है, हाँ, जो पढ़ा रहा हूं उसको देन एंड देयर रखिए, नहीं तो विषय तो बहुत सारे बच्चे रहेंगे, ठीक है, और उस पर आप क्वेरीज करते रहेंगे ना तो इधर चीजें आपको समझने में दिक्कत आएगी। मैं तो बता दूंगा आपको, ठीक है पॉइंट। चलिए, तो अपने सारे क्वेरीज को रखिए, क्लास के अंत में पूछ लीजिएगा। अब देखिए, अनुच्छेद 249 क्या कहता,
यदि राज्यसभा 2/3 उपस्थित एवं मत डालने वाले सदस्यों, उपस्थित एवं मत डालने वाले सदस्यों से एक प्रस्ताव पारित करे कि यह राष्ट्रीय हित में है कि ये राष्ट्रीय हित में है कि राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून संसद बनाए तो संसद ऐसा अगले 1 साल तक कर सकती है। पहले तो इसे लिख लो और फिर मैं समझा रहा हूं। लिखो इसे फटाफट और फिर मैं समझाता हूं। डन। देखिए, लिख लिया बच्चों? फटाफट कमेंट करो। गुड। चलो देखिए, अब ये समझो है क्या। अब लिखने पे नहीं, समझने पे ध्यान दोगे। लिख चुके हो, अब सारा दिमाग इधर लगाना, कंसंट्रेट करना। देखिए, राज्य सूची के अंदर अभी हमने बताया कि कानून कौन बनाएगा, वहां की सरकार बनाएगी, वहां की विधायिका बनाएगी। लेकिन अनुच्छेद 249, ठीक है, 249 राज्यसभा को एक स्पेशल पावर देता है कि राज्यसभा एक प्रस्ताव लाए और उस प्रस्ताव को 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से क्या करे, पास करे। अब इस चीज को समझना, राज्यसभा के अंदर मान लेते हैं कि 238 सदस्य, ठीक है, नहीं टोटल यदि मान लो कि 250 हैं 1 मिनट के लिए। आज कितने आए बच्चे, तो आज आए 200। प्रेजेंट कितने हैं, 200। मान लो कि उसमें से 50 आए थे, ये 50 आए थे लेकिन वोट नहीं डाला, तो 150 ही हैं जो प्रेजेंट भी हैं और वोट भी डाल रहे हैं। अब इसका 2/3, 150 का 2/3 कितना हुआ बच्चे, 100। नहीं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझना कि कुल 250 सदस्य हैं, आज कितने आए, 200 सदस्य आए, लेकिन 200 में से सिर्फ 150 ने वोट डाला। क्लियर? 150 का, अच्छा मैंने क्या लिखा, जो प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं, देखो प्रेजेंट एंड वोट कितने कर रहे हैं, 150, उस 150 का 2/3 कितना हुआ, 100। मतलब ये वाला मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। इससे यदि प्रस्ताव पारित कर दिया गया तो राज्यसभा ने यदि ऐसा कर दिया तो जिन विषयों के ऊपर कानून अभी तक राज्य सरकार बना रही थी, अब उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। ये क्लियर है? और मैंने शुरुआत में ही कहा है कि जहां 2/3 हो, जैसे बोले 2/3, जैसे सुनो 2/3 नहीं, टोटल का समझ जाओ कि ये विशेष बहुमत है। क्लियर है? क्या है? विशेष बहुमत है या स्पेशल मेजॉरिटी है। क्लियर है बच्चों?
चलिए इसको लिख लीजिए उदाहरण के तौर पे। डन। चलिए अब नेक्स्ट समझना बच्चों। तो आर्टिकल 249 देखिए हम थे कहां पर, तो देखिए हमने कहा था स्पेशल मेजॉरिटी 4 तरीके के, तो ये वाला हम समझ चुके हैं। फिर अब कहां आ रहे हैं, इस वाले पे, इसको समझेंगे फिर इसको और फिर इसको। क्लियर है पॉइंट। अब देखो इधर उधर पे बिल्कुल ध्यान मत दो, सिर्फ और सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, आगे क्या होना है पीछे क्या हुआ है उन चीजों को छोड़िए, अभी क्या हो रहा है उस पे ध्यान दीजिए। देखिए अब मैं बात जो करूंगा आपसे वो, जस्ट ए मिनट, देखिए अच्छा हमारा संविधान जो है, ठीक है, हमने कल बताया कि संविधान में क्या होता, संशोधन होता। संशोधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं बच्चों, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता, बदलाव। अच्छा बदलाव भी 3 तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, उसमें कुछ आप जोड़ दीजिए, उसमें कुछ हटा दीजिए, उसमें कुछ बदल दीजिए, यही तो 3 तरीका हो सकता है। क्लियर, बदलाव के 3 तरीका, उसमें कोई चीज आप जोड़ देते हो, उससे कुछ चीज हटा दो, या उसमें आप कोई चीज बदल दे, तो इन तीनों को ही क्या कहते हैं, बदलाव। लेकिन बदलाव को संविधान में क्या कहा जाता है, संशोधन। ये संविधान की शब्दावली है, ध्यान देना। अब देखो अच्छा संविधान जो कि हमारा मूलभूत कानून है, जिसके आधार पे सारे कानून होंगे, जिसके आधार पे सारे परंपराएं होंगी, समझना, उसमें जब आप बदलाव कर रहे हो तो ये हल्के तौर से तो होना नहीं चाहिए ना, ये थोड़ा मुश्किल तरीके से होगा। क्लियर, आसान तरीके से नहीं होगा। क्लियर, और यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, और जैसा कि मैंने बताया स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3। क्लियर, लेकिन यहाँ पर अभी 249 वाला जो 2/3 देखा था उससे अलग 2/3 आ जाएगा, और अपना ध्यान कंसंट्रेट करना इस चीज को समझने के लिए। देखिए अच्छा समझिए, यदि संघीय संघीय व्यवस्था में बदलाव हो तो इसकी जरूरत होती है। ठीक है, यदि बदलाव हो तो इसकी जरूरत है। अच्छा आप बोलोगे संघीय व्यवस्था में बदलाव, एक चीज ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट है हमारा क्या है, हाई कोर्ट है। इसके शक्ति में यदि आप बदलाव करेंगे तो इसका असर सिर्फ केंद्र पे थोड़ी पड़ेगा, इसका असर, बोल्ड कीजिए सर जी, लो जी, ऑन डिमांड बोल्ड कर दिया जी। चलिए इसमें क्या होगा, बदलाव होगा। क्लियर, यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की यदि बात कीजिए, उसकी शक्ति नहीं, उसके कार्य में बदलाव कर दिया यदि आपने, ध्यान देना, तो इसका असर सिर्फ केंद्र पे थोड़ी पड़ेगा, सिर्फ राज्य पे थोड़ी पड़ेगा, दोनों पे ही पड़ेगा। और जहां पर केंद्र और राज्य संबंध प्रभावित हो, मेरी बात को गौर कर लेना, जहां पर केंद्र और राज्य संबंध प्रभावित हो उसी को तो संघीय कहते हैं, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, फेडरल कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फेडरल कहते हैं। क्लियर,
तो जब फेडरल या संघीय व्यवस्था में बदलाव हो तो इसकी जरूरत होगी, नहीं, और बाकी के लिए इसकी जरूरत होगी। क्लियर? ध्यान देना, ये पॉइंट क्लियर है। केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित करने वाला तो ये 368, इसको मैं सिंपल भाषा में लिखता हूं यूए। यूए का मतलब अंडर आर्टिकल 368 क्लॉज 2। क्लियर? आगे से ही इसको ध्यान रखना, मैं सीधा यूए लिखूंगा और ऐसा लिखा भी जाता है। तो संघीय व्यवस्था 368 क्लॉज 2 और बाकी के लिए 368 क्लॉज 1। ठीक है, तो पहले इसको समझेंगे, ये समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं यहां पर। सबसे पहले अंडर आर्टिकल 368, लिखने पे नहीं, समझने पे ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एक और शर्त है, वो क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होना चाहिए, कम से कम। ये क्या होना चाहिए, पूर्ण बहुमत। चलिए एक एग्जाम्पल, और इधर ध्यान कंसंट्रेट आप। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि 543, ठीक है, कितने सदस्य, 543, और बात हो रही है मान लेते हैं किसकी, लोकसभा की। ठीक है, किसकी बात हो रही है, लोकसभा की। कैसे पढ़ेंगे फिर से आप, नोट लिखते जा रहे हैं ना, बताओ बच्चे, जितेंद्र राम जी, इसको लिखते जाइए और रिवाइज करते जाइए, और क्या करना है। ठीक है, ओके, पिछले वाले को पहले समझने पे कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न का जवाब मैं अंत में दूंगा बस थोड़ा सा अपना धैर्य बनाए रखिए, कैसे पढ़ेंगे ये सब अभी पूछना अंत में, मैंने बोला है कि अंत में 10 मिनट का अलग समय दूंगा। ठीक है, ध्यान देना, पहले इसको समझो। 543 क्या है, टोटल सदस्य, कुल सदस्य। क्लियर, टोटल सदस्य कितने हैं, 543। आज इसमें प्रेजेंट कितने हुए, 500। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन वोट डालने वाले कितने थे, मान लेते हैं इसमें से 500 आए तो सही, लेकिन वोट डालने वाले कितने थे, 300। इस 300 का 2/3, ये कितना होगा, 200, नहीं, बच्चे शुरुआत से ही होगी ना, संविधान को तो पहले समझेंगे तभी तो मैं प्रीएम्बल बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ही तो, पहले तो परिचय हो जाए ना बच्चे, समझिए। ठीक है, उसके बाद प्रीएम्बल होगी, उसके बाद आर्टिकल 1 to 4 होगी, उसके बाद सिटीजनशिप पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद अब परिचय के क्रम में मैंने कल भी बोला था, किसी के बारे में परिचय देना हो तो उसके मुंह, हाथ, नाक के बारे में थोड़ा थोड़ा तो बताओगे। ठीक है, कंसंट्रेट कीजिए, सब्जेक्ट में रुचि जगेगा। ठीक है, कंसंट्रेट कीजिए, सब्जेक्ट में रुचि जगेगा। क्लियर, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ध्यान देना। सत्यप्रकाश जी इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, किसी भी चीज को, ये सबसे पहला ही चैप्टर बता रहा हूं। ठीक है,
कि संविधान क्या है, और उस क्रम में मुझे संविधान के अलग अलग तरीके के जो संविधान होते हैं वो बताना पड़ रहा है, ध्यान देना। क्लियर। अब जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ फैक्ट नहीं, कंसेप्ट की भी रिक्वायरमेंट है। क्लियर, ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं। ओके, देखिए इंस्टीड कि क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है वो मुझ पे छोड़ दीजिए, कैसे पढ़ाना है आप लोग सिर्फ ये कंसंट्रेट कीजिए कि जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं, दैट्स ऑल। Otherwise, if you make such a comment time and again, certainly it is going to break the rhythm. ठीक है, that is not fruitful either for you or for me. ठीक है, प्लीज आप सिर्फ इस पे कंसंट्रेट कीजिए कि ये चीज समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर, और रुचि लोगे तो रुचि आएगी। क्लियर, यदि पहले से यदि आप ये इफ यू आर गोइंग थ्रू द आइडियोसिंक्रेसीज पहले से दिमाग में आप रखें कि सर रुचि नहीं आ रही है तो रुचि नहीं आएगी। क्लियर, एक शिक्षक को आप जब तक अपना वक्त और विश्वास नहीं देंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। दुनिया का कोई शिक्षक किसी को भी नहीं पढ़ा सकता। दैट्स ऑल। मैं इस चीज पे अब फर्दर डिबेट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, प्लीज इधर ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल से मैं समझा रहा था और थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए क्योंकि ये थोड़ा बारीक चीज है यहाँ पर कि आज लोकसभा टोटल लोकसभा में 543 सदस्य हैं। 500 उसमें से 543 में से सिर्फ 500 आए। 500 जो आए थे उसने सभी ने वोट नहीं दिया। क्लियर, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 300 ने वोट दिया। अब इस 300 का 2/3 कितना होगा बच्चे? 200। अच्छा, यदि अनुच्छेद 249 वाला ये होता तो ये पास हो चुका होता, लेकिन यहां पर एक और क्या रखी गई है? शर्त रखी है। एक और क्या रखी गई है? शर्त रखी गई है कि ये जो आपका, गौर करो बारीक पॉइंट है, ये जो आपका संख्या आया है ना वो हमेशा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से होना ही होना चाहिए। और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमने देखा था लोकसभा के केस में कितना है? 273। तो ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा। गौर कर लो, ये प्रस्ताव क्या होगा? पारित नहीं होगा। इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए चाहिए क्या? कम से कम, ठीक है, इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए मान लो कि 543 में से 540 सदस्य क्या है? प्रेजेंट है। क्लियर, और इस 540 में से मान लेते हैं कि 530। क्लियर, अब इसका यदि 2/3 करोगे तो ये हमेशा ही आप देख लो 273 से ऊपर है नहीं, और 273 क्या है हमारा? पूर्ण बहुमत। क्लियर, पूर्ण बहुमत। तो ये वाला प्रस्ताव पारित हो जाएगा, ना कि पिछला वाला। ये पॉइंट क्लियर है? पहले ये बताओ, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसमें क्या है कि सबसे पहले 2/3 बहुमत चाहिए, और वो 2/3 जो बहुमत है प्रेजेंट एंड वोटिंग का, वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होना ही होना चाहिए। और लोकसभा के केस में अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितनी है? 273 है। और इस उदाहरण से आप समझ सकते हो कि 200 आया जो कि 273 से कम है, तो ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा। लेकिन एक दूसरी स्थिति हमने आपके सामने रखी है, 543 टोटल सदस्य कितने? टोटल, और इस टोटल में से आज 3 नहीं आए। क्लियर, और 10 ने वोट नहीं डाला, तो 530 का 2/3 जो होगा वो 273 से ऊपर होगा, और जैसे ही ये 273 से ऊपर होगा तो वो पारित हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? पहले ये बताना। यस या नो लिखो। वेटिंग।
कमेंटिंग, यस नो, ओके चलिए कोई नहीं। ओके अब ये समझ में आ गया ना, तब 368(2) समझ में आएगा। और अभी लिख लेना, पहले समझ लेना। अब 368(2), अच्छा 368(2) में 368(1) वाला सब कुछ रहेगा, क्लियर। इसमें आपने देखा दो शर्तें थी, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, और वो ऊपर होना किससे चाहिए, पूर्ण बहुमत से, क्लियर। ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जितने राज्य हैं, हमारे पास कितने राज्य हैं, 28, इस 28 का आधा कितना हुआ, 14 जमा 1, यानी कि कम से कम 15 राज्यों से उसको साधारण बहुमत से भी क्या करवाना होगा, पास करवाना होगा। मतलब आप देख लो कि 368 जो है क्लॉज 2, वो 1 से ज्यादा मुश्किल है, 1 वाला तो सब कुछ है ही, प्लस एक और शर्त रख दी कि 28 राज्य के विधानसभा, 28 का आधा 14, और एक और जोड़ लो, कम से कम 15 राज्यों के विधानसभा से भी साधारण बहुमत से पारित करवा के लाओ, ठीक है। तो इससे ज्यादा मुश्किल काम हो गया ना बच्चे यहां पर 368 क्लॉज 2 के अंदर। तो 368 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 क्लियर है, यस नो, फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं कितना एनर्जेटिक आप लोग बैठे हुए हैं और समझ रहे हैं चीजों को। ठीक है, चलिए इसको पहले थोड़ा सा आप लोग यदि नहीं उतार पाए हो तो इसको उतार लीजिए। चलिए यहां से उतारिए, फटाफट लिखिए। लिख चुके हो, ये भी लिख लिया, गुड, ये भी लिख लिया बच्चों, ये भी लिख लिया, गुड। चलिए अब लास्ट जो हमारा है अंडर आर्टिकल 61, ये क्या है, राष्ट्रपति का महाअभियोग, मतलब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने की क्या है, प्रक्रिया है, जिसको क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं। हाँ नहीं, ये तो मैंने लोकसभा का उदाहरण दिया ना, 273। अब राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 250 हैं, उसका 2/3 कर लो। हाँ देखो, अब आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। ये देखो, आप जो पूछ रहे हो ना, ये इसका जवाब मैंने शुरुआत में ही दे दिया है कि 368 क्लॉज 2 किसके लिए है, यदि संघीय व्यवस्था में बदलाव हो। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति या कार्य में फर्क डालोगे तो केंद्र और राज्य के संबंध में फर्क आएगा। प्रिंस कुमार जी, शुरुआत में ही बताया था, क्लियर है, फटाफट कमेंट करो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, और किस पे आते हैं, अनुच्छेद 61 पे आते हैं। देखिए मैं अभी कोई प्रक्रिया नहीं बता रहा हूं इसको,
ठीक है, सिर्फ इतना बता रहा हूं, उनको इम्पीच करने के लिए क्या चाहिए, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3। अब यहां पर कहीं भी मैं बोल रहा हूं क्या उपस्थित और मत डालने वाले, ना 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 ना, कहीं भी चीजों को कमजोर नहीं किया जा रहा है। कमजोर क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये आप राष्ट्रपति को उनके पद से हटा रहे हो। संविधान और संविधान के सर्वोच्च शिखर पे कोई बैठा हुआ है पद पे, तो वो राष्ट्रपति है, तो उसको हटाने के लिए 543 का 2/3, कौन आया, कौन अनुपस्थित है, कौन उपस्थित है, उससे कितने सीट रिक्त है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल स्ट्रेंथ का 2/3। क्लियर है, हाँ है ना। फिजा खान बच्चे कल देखो, मैंने अब सभी से अनुरोध किया, बार बार अनुरोध कर रहा हूं, इन सारे प्रश्नों का जवाब अंत में दूंगा आपको, थोड़ा सा धैर्य रखिए बच्चे, ठीक है। फिजा खान बच्चे थोड़ा सा इंतजार करो, मैं जवाब दे रहा हूं इस चीज का, ठीक है। पहले तो इसे समझ लीजिए। तो मैं यहां पर आता हूं आपका, और देखिए अब देखिए, हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। उससे पहले देखिए, हमने इसको क्लियर किया, इसको भी क्लियर किया, इसको भी क्लियर किया, और इसमें 4 तरीके के हैं, ठीक है। 249 नहीं, दूसरा कौन सा तरीका था हमारा, 368 क्लॉज 1, फिर 368 क्लॉज 2, 368 आर्टिकल 61, ठीक है बच्चे, ये सारे हम कर चुके हैं। अब एक चीज यदि मैं लिखूं, क्लियर, और समझना थोड़ा सा कि सिंपल मेजॉरिटी से या साधारण बहुमत से मुश्किल, ध्यान देना, इफेक्टिव मेजॉरिटी है, नहीं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रभावी बहुमत कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, साधारण बहुमत कहते हैं, नहीं। इससे मुश्किल क्या है बच्चे, आप ध्यान देना कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि पूर्ण बहुमत, और उसके बाद इससे मुश्किल है स्पेशल मेजॉरिटी, क्लियर। स्पेशल मेजॉरिटी में यहां लिख रहा हूं 249, 368 क्लॉज 2 और 61। अब मैं एक चीज समराइज कर रहा हूं, और बिल्कुल आप यदि असहमत होते हैं तो मुझे बताना कि सर मैं असहमत हूं आपकी बातों से, ठीक है। यदि मैं ये कह लूं कि ये लचीला है और ये कठोर है, नहीं, यानी कि ये रिजिड है बच्चे, और ये क्या हमारा फ्लेक्सिबल है। अब एक चीज यदि मैं लिखूं कि जैसे जैसे आप इधर से इधर बढ़ते जाओगे ये मुश्किल होता जाएगा। स्थिर से देखो, बताओ, जैसे जैसे इधर से इधर बढ़ते जाओगे मुश्किलात बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और सबसे मुश्किल यहां पर होगा। बताइए,
कोई भी असहमत है मेरी बात से तो बताना। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। आप लोग लिख लीजिए इसको, इस चीज को लिख लो। ये आ रहा है ना, पूरा कवर हो रहा है ना वहां तक। हाँ गुड, इसको लिख लो बच्चों। और इसमें भी देखो, इसमें भी बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। अच्छा ये इधर नहीं आ सकता, फिर से लिख दो। जूम आउट कर देता हूं थोड़ा सा। लिख लिया आप सभी लोगों ने? ठीक है, सभी एग्री हैं। अब देखो यहां से न सिर्फ पीटी के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन का जवाब है यहां पर आज जो आपने सीखा। क्लियर? और एक मेंस का भी क्वेश्चन यहीं से निकल के आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं लिख दूं कि, यदि मैं लिखूं कि भारत का संविधान नहीं, लचीले एवं कठोर का मिश्रण है। क्लियर? तो इस बात से सहमत होते हैं या नहीं होते हैं आप लोग? आप बताएं। क्लियर? क्यों? देखो लचीला भी है और कठोर भी है। और यही देखो मेंस के अंदर करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे, इसी को ऐसे कोट किया नहीं और बोलेंगे कि व्याख्या दें। क्लियर? और व्याख्या में बस यही सब बता दो और अंत में कंक्लूजन लिख दो, बस हो गया भाई। एक चीज समझो, पीटी के लिए पॉलिटी और मेंस के लिए पॉलिटी अलग नहीं है। भारत का राष्ट्रपति पीटी के लिए अलग नहीं होगा और मेंस के लिए अलग नहीं होगा। अब जो संविधान लिखने वाले थे उन्होंने पीटी और मेंस को सोच के थोड़ी संविधान लिखा है, उन्होंने जो संविधान लिखा, हम और अब आप उसको पीटी मेंस में बांट रहे हो। क्लियर है? तो एक जो जिला का कलेक्टर बनने जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि एक ही रिसोर्स को कहां कहां यूज कर सकता है, वो एक ही रिसोर्स को नहीं, क्योंकि संसाधन तो सीमित होंगे आपके और उसी संसाधन को आप कहां कहां यूज कर सकते हो, यही काबिलियत चाहिए एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के को। समझ में आएगी बात? अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई। अब आप लोग अपने क्वेरी रखो। सबसे पहले ठीक है, पहला क्वेरी बुक का था। क्लियर? और शायद क्लास में कल नहीं थे। यदि मेरी मानोगे तो बहुत ही पॉपुलर बुक है लक्ष्मीकांत, मैं तो मना करूंगा इसको मत पढ़ो मेरी तरफ से। क्यों भैया? अब बोलोगे सर ऐसी क्या बात हो गई दुश्मनी? ये हमें सिर्फ पीटी तक के लिए हेल्प करेगा। अच्छा मैं ऐसा कोई काम क्यों करूं कि एक किताब 10 थोड़ी पढ़ने हैं, एक ही किताब पढ़ना है, उसी को 10 बार पढ़ना है। ध्यान देना। क्लियर है? आप ध्यान देना कि एक ही किताब है उसको 10 बार पढ़ना है। ठीक है? इट्स बेटर टू रीड 1 बुक 10 टाइम्स rather than 10 बुक 1 टाइम। ठीक है? और मैं आपको सिर्फ एक किताब बता रहा हूं और उसके अलावा कुछ भी पढ़ना है तो थोड़ा सा अखबार पढ़ना है। ठीक है? देखिए किताब का नाम लिखिए, कल भी मैंने लिखवाया था। ठीक है? श्रीराम श्रीरंगम
एंड रोहित देव झा की बुक आती है, ठीक है, पियर्सन पब्लिकेशन की। और बिल्कुल परेशान मत हो, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। जिन छात्र को इंग्लिश में जरूरत है इंग्लिश भी उपलब्ध है, जिन छात्र को हिंदी में जरूरत है हिंदी भी उपलब्ध है। और मैं बता रहा हूं ये एक किताब पीटी मेंस दोनों को संभालने के लिए क्लियर काफी है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट समझना। अब सब में सब जगह काम आ जाएगा, ठीक है, सब जगह काम आ जाएगा। हाँ वो हो जाएगा मिल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। देखो क्लास के बीच में इधर उधर के प्रश्न मत पूछो, क्लास के अंत में जितने प्रश्न पूछने मैं डेली 10 मिनट अलग से दूंगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे देखो आप बार बार जब ऐसा करते हैं ना तो लय टूटती है। हो सकता है कि कोई 2 पॉइंट आ रहा हो, आपके टोका टाकी के कारण से वो 1 पॉइंट निकल रहा हो, उसी 1 पॉइंट से हो सकता है एक क्वेश्चन आप पीटी के मेंस के संभाल सकते हैं। समझ आ रही बात? ठीक है। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी एमसीक्यू कहां से बना है, ठीक है, एमसीक्यू कहां से बना है। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, यदि आप सुभाष कश्यप पढ़ रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बेसिक बुक है, क्लियर, आप उसको पढ़िए, ठीक है। लेकिन मैं अब अपनी राय रख लूं, अपने तजुर्बे को रख लूं प्रिंस बच्चे, कि सुभाष कश्यप आपको संविधान पढ़ाएगा, बहुत सारी चीजें आप कवर कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारी जरूरत है यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करने की, तो सुभाष कश्यप की चीजें भी उसमें होगी और अलग चीजें भी। सुभाष कश्यप को 1 नहीं 2 बार पढ़ो, ठीक है, 3 बार पढ़ो और उसके बाद इसको पढ़ लेना। सुभाष कश्यप तो ऐसी बुक है जो कि हमने शुरुआत में पढ़ी है, सुभाष कश्यप और डीडी बसु को, और ये बात 96-97 की रही होगी, क्लियर। सुभाष कश्यप बहुत ही अच्छे मतलब लेखक हैं और एक्चुअली सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा सेक्रेटेरिएट के, ध्यान देना। तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बुक बीपीएससी में भी काम आ जाएगा, बिल्कुल बीपीएससी, ठीक है, यूपी पीसीएस, ठीक है, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश, क्लियर, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। देखिए होता क्या है, अब जैसे सच्चाई मैं बता रहा हूं आप लोगों के सामने, मैंने एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ी। पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी वो डीडी बसु की पढ़ी थी, क्लियर। एनसीईआरटी क्या है कि इन बुक्स को समझने के लिए कुछ बेसिक्स चाहिए, वो एनसीईआरटी कभी भी एग्जाम पास नहीं करवाएगा। एनसीईआरटी ये करेगा कि जो मेन बुक आप पढ़ के जिससे एग्जाम पास करोगे वो समझ में आना शुरू हो जाएगा एनसीईआरटी पढ़ने से। तो एनसीईआरटी पढ़ लें तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं पढ़े तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सर एनसीईआरटी से मेंस कवर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बच्चे, बिल्कुल कवर नहीं होगा, ठीक है। एनसीईआरटी से पीटी भी कवर नहीं होगा, बिल्कुल मेरी बात को समझ लो। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो पीटी को समझ के क्वेश्चंस को और मेंस के क्वेश्चन को समझने लायक आप हो जाएंगे, विषय वस्तु को समझने लायक। और अभी तत्काल किसी भी किताब और इन चीजों को यदि आप पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड, बेहतर है कि मेरे क्लास को पहले मैनेज कर लो, जो 1 दिन में पढ़ाया उसको पक्का करो, ठीक है, समझ आई बात। और साथ में आपको यदि वक्त मिलता है तो आप उसको भी पढ़िए, ठीक है। लेकिन यदि आज की बात आपने कल तक कवर नहीं की तो कल जो मैं नई चीज सिखाऊंगा ना, अब देखो आज जैसे मैंने 249 आपको बिल्कुल इत्मीनान से समझाया, अब आगे मैं 249 पे फिर से नहीं आने जा रहा हूं, मैं तो सीधा कहूंगा देखो अनुच्छेद 249 में ये था, क्लियर, अनुच्छेद 368 में ये था, ठीक है, 61 में ये था, समझे। मैं तो सिर्फ रेफर करके बढ़ जाऊंगा आगे, क्यों? क्योंकि आज मैंने इसको पूरा वक्त दिया है, ध्यान देना, आज हमने इसको पूरा वक्त। अब आगे मैं 249 बोलूंगा तो हर बार आप ये बिल्कुल अपेक्षा ना रखें, ठीक है,
कि सर 249 फिर से समझाओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि हम मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आपसे जो अपेक्षा है कि आज की जो क्लास में आपने जो कुछ भी सीखा उसको कम से कम 3 से 4 दफे क्या करें, रिवाइज करें। देखो उस पे आने से पहले मैं एक किताब बता दे रहा हूं एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। तो ये TMH की आती है, क्लियर, बुक एमसीक्यूज की। इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे आप। और लेखक का नाम है विनय जीबी। और इसको बनाने के बाद नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं आपके पीटी के एक क्वेश्चन यूपीएससी तक के नहीं छूटेंगे। बीपीएससी और राजस्थान पीसीएस और यूपी पीसीएस वगैरह का तो आप जान ही दीजिए, क्लियर। तो जहां बच्चे यदि 5 कदम चलना है ना, वहां पर 7 कदम चलते हैं, 8 कदम चलते हैं, ताकि 5 कदम जिस दिन चलना पड़े तो उसमें दिक्कत ना आए हमें, क्लियर। अब देखो, लेकिन ये मैंने बता दिया, ये भी इंग्लिश और हिंदी में दोनों उपलब्ध है, लेकिन यहां पर हिंदी वालों के साथ कुछ भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ी सी मोटी बुक है, क्लियर। मान लो इसमें राष्ट्रपति के 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हो सकता है यहां पर राष्ट्रपति के 25 क्वेश्चन ही है, क्लियर। तो यहां पर ज्यादा क्वेश्चन है इंग्लिश में, हिंदी में कम है, लेकिन ये 25 क्वेश्चन दूसरे किताबों के 200 क्वेश्चन पे भारी पड़ेंगे, इतनी मैं गारंटी आपको दे सकता हूं, क्लियर। तो ये किताब आप खरीद लो, बनाना है तो इसको बनाइए। इज इट ओके? अब बताओ और कोई क्वेरी है, रखिए क्वेरी इसको। बिल्कुल एमसीक्यू बनाइए। कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ, वो कैसे क्लियर होगा कि भाई आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। नहीं, यदि क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो ना मैंने पढ़ाया ना आपने पढ़ा, और क्वेश्चंस बन रहे हैं तो हमने पढ़ाया भी, आपने पढ़ा भी। यही एक लिटमस टेस्ट है, क्लियर। ध्यान देना। और कोई है तो बताओ, मैं आई एम वेटिंग, ठीक है। बस ये सारे प्रश्न जो है ना क्लास के बीच में मत पूछो, ठीक है, क्योंकि आपका जो चल रहा होता है ना वो डिस्टर्ब होती है। बस इतनी थोड़ी सी गुजारिश है आप सभी लोगों से, क्लियर है? चलिए, गुड, ओके। तो आज के लिए ये क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, और फिर कल मिलते हैं। लेकिन रिवाइज करके आना, रिवाइज करके आना, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो शायद आगे की चीजें समझने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। दैट्स ऑल। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।